हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन जो थे, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल दिया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यूजीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अब इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैज़ गिवन हर मॉडल ऑन ग्रोथ इन हर बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इन 1956। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन लिखना तो ज़रूरी है कि उन्होंने मॉडल कब दिया था और उनकी किताब का नाम क्या था। ठीक है, जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल क्लियरली टेक्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ in a developing economy and analyzes the influence of population on the role of capital accumulation एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो उनका पूरा मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ के आसपास घूमता है और ये बताता है कि कैपिटल पॉपुलेशन ग्रोथ से या पॉपुलेशन का क्या असर पड़ा कैपिटल एक्यूमुलेशन पे और आउटपुट की ग्रोथ पे, बेसिकली जीडीपी ग्रोथ पे। द टू फंडामेंटल प्रोपोजिशंस ऑफ द मॉडल आर, नंबर वन, द कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट अलग होगा। उनका मानना था ऐसा। ठीक है, द रेट एट विच लेबर इज यूटिलाइज्ड डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड लेबर। लेबर और कैपिटल की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि लेबर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। अब इस मॉडल की या किसी भी मॉडल की आपने इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एजम्पशंस लिखनी होती है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली एजम्पशन, लेबर एंड कैपिटल आर द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर्स। हम ये मान के चल रहे हैं इस मॉडल में कि लेबर और कैपिटल ही प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं। इट इम्प्लाइज दैट द नेशनल आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो जो भी नेशनल इनकम होगी या नेशनल आउटपुट होगी वो इन दो फैक्टर्स की वजह से ही बनेगी। द इकोनॉमी इज एज्यूम टू बी क्लोज्ड, दैट इज देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। टोटल वेज बिल इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल वेज रेट एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। जो भी टोटल वेज बिल होगा पूरी इकोनॉमी में, वो जितनी भी रियल वेज रेट है मल्टीप्लाई कर दें उसको नंबर ऑफ वर्कर्स से तो हमें मिल जाएगी। टोटल इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कैपिटल एंड लेबर एज देयर आर द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो टोटल इनकम किसकी होगी? टोटल इनकम जितनी भी इकोनॉमी की होगी वो कैपिटल और लेबर के बीच में डिवाइड कर दी जाएगी। द प्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज देयर इज नो प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। हम एक गिवन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और उस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं हो रहा इस मॉडल में। टोटल प्रॉफिट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट रेट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा पूरी इकॉनमी का वो प्रॉफिट रेट कितना है मल्टीप्लाई बाय जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। इसकी इक्वेशंस मैंने जो मॉडल की एक्सप्लेनेशन है उसमें की हुई है। देयर इज कॉन्स्टेंसी इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट एज्यूम किए गए हैं। वेज अर्नर्स स्पेंड ऑल ऑफ देयर वेज इनकम ऑन कंजम्पशन। जो वेज अर्नर्स हैं वो अपनी कंजम्पशन के ऊपर सारा पैसा उड़ा देते हैं, वाइल प्रॉफिट टेकर्स, जो प्रॉफिट अर्नर्स हैं या प्रॉफिट टेकर्स हैं, दे सेव एंड इन्वेस्ट ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट इनकम। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो वेज अर्नर्स हैं वो सारा कंजम्पशन पे उड़ा देते हैं और जो प्रॉफिट अर्नर्स हैं वो अपना पैसा सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कैपिटल एंड लेबर आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन फॉर गिवन आउटपुट। एक गिवन आउटपुट के लिए कैपिटल और लेबर का एक फिक्स कॉम्बिनेशन ही लगेगा। नेक्स्ट, द नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेज बिल एंड टोटल प्रॉफिट। तो वेजेस और प्रॉफिट्स को मिला के ही नेशनल इनकम बनती है। एंड लास्ट assumption, देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स कैन एम्प्लॉय एज मच लेबर एज दे विश। लेबर की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है और जितना भी एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए उतना लेबर वो एम्प्लॉय कर सकते हैं और उनको उसी हिसाब से तनख्वाह दे सकते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल। मॉडल को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ओपन मॉडल है और क्लोज मॉडल है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओपन मॉडल। इन एन ओपन इकोनॉमी द कंडीशंस फॉर द स्टेडी ग्रोथ एंड कंडीशंस फॉर राइजिंग रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन विल बी डिस्कस्ड। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ओपन इकॉनमी है तो कौन सी कंडीशंस की वजह से स्टेडी ग्रोथ आएगी इकॉनमी के अंदर और किस तरीके से हम रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को रेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल वेज बिल एंड द प्रॉफिट
या टोटल प्रॉफिट, जैसा कि हमने ऊपर assumption ली थी कि टोटल नेशनल इनकम किसके बराबर होगी, वेजेस प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है। द टोटल वेज बिल इज द रियल वेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टोटल प्रॉफिट्स आर इक्वल टू प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैंने ऊपर assumption ली थी, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, पी वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के, ठीक है, वेयर पी इज द एवरेज प्राइस लेवल, जो औसतन प्राइस लेवल चल रहा है, एंड ये जो वाई है इक्वेशन में, वाई इज द नेट नेशनल इनकम, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज नेट मनी वेज रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू क्या है, नेट मनी वेज रेट, एंड एन अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, तो एन ने कितने लेबर लगाए मल्टीप्लाई बाय जो नेट मनी वेज रेट है, ये वेजेस वाला पार्ट आ गया और ये प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया। अब इसमें के क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, और पाई क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट और जो कैपिटल इन्वेस्टेड है इसको मल्टीप्लाई कर दे, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट वाला पार्ट दिखाएगा, ठीक है। पी तो एवरेज प्राइस लेवल हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इसी इक्वेशन के बेस पे आगे डेरिवेशंस होंगी, ठीक है। टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू रियल टर्म्स, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज पी एवरेज प्राइस लेवल, वी गेट, ये वाली इक्वेशन थी ना ऊपर वाली, मैंने दोबारा लिख ली। अब दोनों साइड्स को p से डिवाइड कर रहे हैं, इसके नीचे भी p आ गया, इस फ्रेज के नीचे भी और इसके नीचे भी p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये p और ये p कैंसिल कर जाएंगे और ये p ये वाला कैंसिल कर जाएगा, तो इक्वेशन जो हमारे आगे रह जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई p प्लस पाई के, क्योंकि p और p कैंसिल हो चुका है यहाँ का, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये जो फ्रेज है पाई के, तो पाई के की वैल्यू होगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई पी। अब ये जो पाई है अगर हम दूसरी साइड लेके जाएं, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय n वी गेट, अगर हम राइट हैंड साइड को n से डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये चीज़ मिलेगी, इसके नीचे n आ जाएगा, मतलब इस फ्रेज के नीचे, इसके भी नीचे n आ जाएगा, मगर ये n और नीचे वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो w बाई p रह गया। जो नीचे वाला k है डिनोमिनेटर में, उसको भी हम n से डिवाइड कर लेंगे। अब इनको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आगे कन्वीनियंट हो जाए। तो पाई इज इक्वल्स टू y बाय एन को मैंने लिख दिया स्मॉल p, w बाय p को w बाय p ही लिखा, और k बाय n को मैंने लिख दिया थीटा, वेयर स्मॉल p इज y बाय n दैट इज लेबर प्रोडक्टिविटी, एंड w बाय p इज द रियल वेज रेट, एंड जो थीटा है दैट इज k बाय n, इट इज द कैपिटल लेबर रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द प्रॉफिट रेट इज द फंक्शन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, जो स्मॉल p लिया हुआ है, एंड रियल वेजेस दैट इज w बाई पी एंड कैपिटल लेबर रेशो। सिंपल वर्ड्स में ये जो पाई है किस पे डिपेंड करता है, पाई प्रॉफिट रेट डिपेंड करता है स्मॉल p की वैल्यू पे, w बाई पी जो रियल वेजेस है, और थीटा की वैल्यू पे। इन तीनों चीज़ों पे प्रॉफिट रेट्स डिपेंड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द प्रॉफिट रेट इज शोन एज कैपेबल ऑफ वेरिंग डायरेक्टली विद द रेट ऑफ नेट रिटर्न टू कैपिटल एंड इन्वर्सली विद द कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन तो हो गया नेट रिटर्न टू कैपिटल के साथ, मगर नेगेटिव रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ, जो कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी है उसके साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन इज दैट, अगर हम इसको मैक्सिमा करने की कोशिश करें तो इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो पाई को अगर मैक्सिमाइज करेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रेज जो कि हमने ऊपर लिखा था, स्मॉल p माइनस w बाई p डिवाइडेड बाई थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर इसका डेरिवेटिव निकालें और उसको इक्वल टू 0 डालें, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट रेट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आ जाते हैं, फिर उसमें मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब केन्स क्या कहते थे, केनेजियन इनकम एक्सपेंडिचर एनालिसिस शोज दैट द नेट नेशनल रियल इनकम दैट इज y इज द सम टोटल ऑफ रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज c एंड रियल नेट इन्वेस्टमेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल्स टू c+i। जो केन्स थे उनका तो मानना था कि भाई जो टोटल नेशनल इनकम है या नेशनल रियल इनकम है दैट इज इक्वल्स टू c+y। नाउ we know that labor spends its entire income and saves nothing, क्योंकि इस थ्योरी में assumption लिया हुआ कि लेबर अपना पूरा पैसा उड़ा देता है और कुछ नहीं सेव करता। The profit earning class makes savings in the form of profits। जो profit earning class है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना सेविंग करते हैं और उसी को इन्वेस्ट करके फर्दर प्रॉफिट कमाते रहते हैं।
अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन सेविंग्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स, तो उनकी जो सेविंग्स है वो टोटल प्रॉफिट्स के बराबर होनी चाहिए. दस सेविंग्स इन अ गिवन पीरियड आर इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट. तो जो भी सेविंग्स की हैं वो रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उनकी सेविंग होंगी. आई इज सिंपली इंक्रीज इन रियल कैपिटल. आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो भी कैपिटल में या रियल कैपिटल में चेंज आए. ये तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड आई इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इक्विलिब्रियम कब होता है? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है. तो ये जो सेविंग की इक्वेशन है ये होगी पाई बाय के, और जो इन्वेस्टमेंट की होगी दैट इज़ डेल्टा के. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो के है ये उधर जाके दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो जो पाई होता है इट इज़ डेल्टा के बाय के. वेरी इंपॉर्टेंट. द अबव रिलेशनशिप या रिलेशन इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ रियल कैपिटल. प्रॉफिट रेट क्या होगा? जो ग्रोथ रेट ऑफ रियल कैपिटल होगा, कि कैपिटल में कितना ग्रो होता है वही प्रॉफिट हुआ. नाउ फॉर द इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम द ग्रोथ रेट या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ प्रॉफिट. तो अगर इकोनॉमी को अच्छे तरीके से ग्रो करना है और इक्विलिब्रियम में रहना है तो जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो कैपिटल ग्रोथ के बराबर आना चाहिए. तो अ हायर रेट ऑफ प्रॉफिट इज अचीव्ड. हायर रेट ऑफ प्रॉफिट तब अचीव कर सकते हैं जब पाई की वैल्यू डेल्टा के बाय के, वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन, या फिर पाई की वैल्यू वही जो हमने ऊपर इक्वेशन ली थी स्मॉल पी माइनस डब्ल्यू बाई पी डिवाइडेड बाई थीटा हो. For the economy to be in equilibrium, the growth rate of capital must be equal to the rate of profit. जो growth rate of capital है वो profit rate के बराबर आनी चाहिए. जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, a higher rate of profit is achieved. Higher rate of profit तब होगा जब ये वाला फ्रेज है स्मॉल पी माइनस डब्ल्यू बाई पी इज ग्रेटर देन थीटा. जब इसकी वैल्यू थीटा से ज़्यादा आएगी तभी हम हायर रेट ऑफ प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं. द अबव इक्विलिब्रियम शोज दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इफ द नेट रिटर्न्स टू द कैपिटल राइज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द कैपिटल लेबर रेशियो एंड वाइस वर्सा. वही वाली बात, जब ये वाला फ्रेज ज़्यादा होगा थीटा की वैल्यू से तो अपने आप ही जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हम बढ़ा सकते हैं. इन अदर वर्ड्स द लोअर रेट ऑफ कैपिटल, या उल्टा बोल गया मैं, द लोअर rate of profit always affects the supply of capital adversely, which in turn widens the gap between supply ऑफ कैपिटल एंड लेबर. तो अगर लो रेट ऑफ प्रॉफिट रहा तो इसकी वजह से सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो हिल जाएगी, और जिसकी वजह से जो लेबर और कैपिटल है उसके जो सप्लाई है उसमें बहुत गैप आ जाएगा, और उसकी वजह से इकॉनमी फिर डाउन टर्न पे भी जा सकती है. द मेन फीचर ऑफ द मॉडल इज दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट रेट. तो जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट रेट पे. अगर प्रॉफिट रेट ज़्यादा तो ग्रोथ ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये तो था ओपन मॉडल. नेक्स्ट आ जाता है क्लोज्ड मॉडल. क्लोज्ड मॉडल भी डिस्कस करना है अपने पेपर में. इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज एंड प्लैटिनम एज आर टू बी डिस्कस्ड. इसमें हम गोल्डन एज, प्लैटिनम एज और उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, गोल्डन एज इज अ सिचुएशन ऑफ स्मूथ स्टडी ग्रोथ विद फुल एम्प्लॉयमेंट arising out of the equality of the desired and the possible rate of accumulation, and has been designated by Mrs. John Robinson as the golden age equilibrium. तो उन्होंने कहा था गोल्डन एज एक ऐसी एज है जिसमें स्टडी स्टेट ग्रोथ काफ़ी स्मूथली चल रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और इक्वालिटी होती है. किसके बीच में? डिज़ायर्ड एंड पॉसिबल रेट्स के बीच में. जो भी आप डिज़ायर करते हो और पॉसिबल रेट्स हैं वो बराबर रहती हैं, और ये सबसे अच्छी मानी गई है. However, if an increase in labor supply is not accompanied by proportionate increase in capital supply, अगर लेबर सप्लाई के बढ़ने से कैपिटल सप्लाई उतनी ना बढ़ी, then it will cause unemployment. तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा पूरी इकोनॉमी में. To achieve full employment of labor, the growth rate of population must be equal to growth rate of capital. जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो सेम होनी चाहिए, तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी. तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. डेल्टा एन बाय एन शुड बी इक्वल टू डेल्टा के बाय के. तो लेबर की ग्रोथ रेट शुड बी इक्वल टू द growth rate of capital. When the rate of growth of labor and capital are equal to each other, then there is fuller utilization of capital in the economy, and such a situation is called golden age. जब दोनों growth rates बराबर होंगी तो उस वे में हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल की फुलर यूटिलाइजेशन होगी, जिसको गोल्डन एज कहा गया है. द एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्डन एज इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहते थे कि अगर गोल्डन एज है तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है.
द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी इक्वालिटी इन एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो तीनों की तीनों टाइप की जो ग्रोथ रेट्स हैं उनमें बराबरी होगी। अब इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर कैपिटल लेबर रेशियो इज शोन along the positive direction of x एक्सेस, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सेस की, नेगेटिव वाले में नहीं, ये दिखाई गई है कैपिटल लेबर रेशियो। एंड वेज रेट इज शोन ऑन y एक्सेस, ये जो वेज रेट है ये हमने y एक्सेस पे शो किया हुआ है। द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज ऑन नेगेटिव, जो लेबर की ग्रोथ रेट है ये वाली साइड, ये x एक्सेस के नेगेटिव साइड पे गिवन है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्रेजेंटेड बाय OP, ये जो OP है ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, रेड कलर का OP1, ठीक है, OP है, फुल स्टॉप, OP1 नहीं है। ईच पॉइंट ऑन दिस कर्व शोज द proportion in which capital and labor are combined to produce a particular level of output। हर एक कम्बिनेशन ये शो करता है कि किस हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हैं लेबर और कैपिटल को मिला के, ठीक है। टेंजेंट NT touches the curve OP at point A and intersects y axis at W। ये जो टेंजेंट है NT ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उस पर टेंजेंट होता है ए पॉइंट पे, और ये जो नेगेटिव एक्सिस है इसके हिसाब से जाता है, मतलब जो एक्स एक्सिस नेगेटिव है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप देखो तो आप ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे टेंजेंट है वहाँ पे OC यूनिट ऑफ K/N है और OD यूनिट्स ऑफ Y/N है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एट पॉइंट A द कैपिटल लेबर रेशियो इज OC। अगर कैपिटल लेबर रेशियो की बात करें तो वो कितना है OC, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम इसको नीचे ज्वाइन करें तो कैपिटल लेबर रेशियो हमारा आ रहा है OC, ठीक है। एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज OD एंड आउट ऑफ विच OW इज द वेज रेट। ध्यान से समझना, OD क्या है, OD आपका लेबर की प्रोडक्टिविटी है, OD आपकी क्या है, लेबर की प्रोडक्टिविटी, ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। इसमें में से जो OW है वो क्या है, वेज रेट, ठीक है। ये बात ध्यान से साथ के साथ डायग्राम बनाओगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। द सरप्लस DW इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये जो DW है मतलब टोटल काम इतना करवा रहे हैं भाई, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, और ये जो DW ऊपर वाला बचा है ये प्रॉफिट रेट हो गया, ये एंटरप्रेन्योर की या फिर जो प्रॉफिट अर्नर्स हैं उनकी जेब में चला गया। द पॉइंट A शोज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज द स्लोप of tangent NT and the slope of production function OP is same। ये जो पॉइंट है A ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि इस पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है और जो NT कर्व है ये टेंजेंट कर जाती हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट एट A द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दैट इज डेल्टा K/K इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। तो जो लेबर की ग्रोथ रेट है और जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है वो बराबर हो जाती है, इसलिए A पॉइंट को बार बार इक्विलिब्रियम के पॉइंट कहा गया है, ठीक है, रॉबिन्सन मॉडल में। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एज, गोल्डन एज कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उनका ये मानना था कि गोल्डन एज एक ऐसी एज है जिसमें ग्रोथ रेट स्टडी रेट से हो रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबल रहती है। शी एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन एज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल प्रोग्रेस, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने 3 टाइप की गोल्डन एज एक्सप्लेन की थी जो कि किस पे डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे या टेक्निकल प्रोग्रेस पे, कैपिटल एक्यूमुलेशन पे एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें गोल्डन एज प्रॉपर। तो ये क्या होती है, इन दिस स्टेज द इकोनॉमी ग्रोज एट अ स्टेडी रेट। इकोनॉमी एक स्टेडी रेट पे बढ़ रही है। कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर परफेक्टली बैलेंस्ड। ये तीनों के तीनों कौन सी चीज़ें, कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस्ड रहती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इज मेंटेन्ड अंडर दिस एज, इस एज में फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट्स रिमेन स्टेबल। वेजेस और प्रॉफिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है वो स्टेबल रहती है। दिस इज एन आइडियल एंड परफेक्टली बैलेंस ग्रोथ पाथ। ये एक आइडियल और परफेक्टली बैलेंस ग्रोथ पाथ है। हर एक इकॉनमी चाहती है कि हम इस ग्रोथ पाथ को फॉलो करें। नेक्स्ट आ जाता है क्रीपिंग गोल्डन एज, जिसमें रेंगती है गोल्डन एज। क्रीपिंग मतलब रेंगना। इन दिस स्टेज टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लोअर देन द रेट रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट बैलेंस। जो टेक्निकल ग्रोथ होगा वो कम होगा, बैलेंस को बनाने के हिसाब से जो हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाहिए वो कम है। कैपिटल एक्यूमुलेशन इज स्लाइटली हायर। कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है देन द टेक्निकल प्रोग्रेस अंडर दिस स्टेज। टेक्निकल प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है और इसमें बैलेंस नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन किया गया है, बट रियल वेजेस राइजेस स्लोली।
रियल वेजेस स्लोली करके बढ़ रही हैं। इन दिस स्टेज ग्रोथ कंटिन्यूज, ग्रोथ तो होगी बट एट अ स्लगिश और क्रीपिंग पेस। ग्रोथ तो होगी मगर उतनी स्पीड से नहीं होगी जितनी जो प्रॉपर गोल्डन एज में हो रही थी। थर्ड आ जाता है लीपिंग गोल्डन एज, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस स्टेज टेक्निकल प्रोग्रेस इज फास्टर देन कैपिटल एक्यूमुलेशन। सेकंड जो स्टेप था उससे उल्टा हो गया, टेक्निकल प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रही है और कैपिटल एक्यूमुलेशन लैग कर रही है पीछे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली, जब टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। रियल वेजेस राइज क्विकली, रियल वेजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ग्रोथ इज रैपिड बट मे क्रिएट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज। जैसे आजकल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है, तो उसको लीपिंग गोल्डन एज टाइप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लैटिनम एजेस, टाइप्स ऑफ प्लैटिनम एज। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इनका भी एक टाइप्स दिया था और कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, अ प्लैटिनम एज इज अ सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी फेल्स टू मेंटेन द गोल्डन एज कंडीशंस। अगर इकोनॉमी फेल हो जाती है, वो गोल्डन एज जो है उसकी कंडीशंस को, तीनों की तीनों जो चीज़ें मैंने बताई थी ऊपर, वो बराबर उनका ग्रोथ नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन में प्लैटिनम एज आ जाती है। मेनली ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन किस में, कैपिटल एक्यूमुलेशन में, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में और लेबर सप्लाई में। जैसा कि तीन चीज़ें थी, इनमें बैलेंस नहीं कर पा रही। शी एक्सप्लेन्ड टू टाइप्स ऑफ प्लैटिनम एजेस, उन्होंने दो टाइप की प्लैटिनम एजेस को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला गैलोपिंग प्लैटिनम एज। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज कैपिटल एक्यूमुलेशन इज फास्टर देन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। इसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है थोड़ा पीछे रह जाएगी और टेक्निकल प्रोग्रेस और पॉपुलेशन ग्रोथ कम होंगी, मगर कैपिटल एक्यूमुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड तो बहुत बढ़ गई मगर उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो नहीं रही। दिस स्टेज लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है एंड ग्रोथ बिकम्स अनस्टेबल एंड अनसस्टेनेबल। ग्रोथ तो होती है मगर वो अनस्टेबल होती है और सस्टेनेबल नहीं होती। दिस स्टेज इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद ओवर इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन काफ़ी फास्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्निकल प्रोग्रेस उतनी फास्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्रीपिंग प्लैटिनम एज। इन दिस एज या स्टेज कुछ भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन इज स्लोअर, कैपिटल एक्यूमुलेशन जो पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उससे स्लो हो जाती है, उससे कम हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। डिमांड इज इनसफिशिएंट टू एब्जॉर्ब लेबर अंडर दिस स्टेज, लेबर की डिमांड उतनी होती नहीं कि पूरी लेबर को काम मिल जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना या अंडर एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ इज स्लो एंड स्टैग्नेंट, ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होती और स्टैग्नेंट रह जाती है। इकॉनमी सफर्स फ्रॉम डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज, इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉडल था। अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि इसकी बुराइयां क्या हैं। तो हर एक मॉडल की आपको पता है बुराइयां तो करनी पड़ती हैं हमें अगर पेज भरने हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है नेग्लेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है कि फाइनेंस सेक्टर में क्या हुआ, फलां सेक्टर में क्या हुआ, इन चीज़ों को तो इस मॉडल में बताया ही नहीं। दिस मॉडल इग्नोर्स इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्रमोटिंग सेविंग्स, सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करता है। कैसे? द कैपिटल एक्यूमुलेशन अमंग अदर थिंग्स implies an increase in the volume of savings। वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स किस तरीके से इंक्रीज हुई, ओवर लेबर भी तो कर सकता है ना। फाइनेंस एंड क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे चेंज हुआ, एक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे चेंज हुआ, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ कैपिटल किस तरीके से चेंज हुआ, नहीं बताया। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से आजकल आपको पता है ऐप्स आ गई हैं, फटाफट से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, फटाफट से पैसे जो है सेविंग में से निकाल के इधर से उधर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की। बट दीज फैक्टर्स फाइंड नो प्लेस इन दिस model या in the model. The development of an economy depends upon social, cultural and institutional changes to a greater extent। कि जो इकॉनमी डेवलप करती है वो सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की वजह से भी करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ लेबर और कैपिटल के बीच में जो चल रहा है बैलेंस उसी की वजह से सब कुछ होता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट, कांस्टेंट प्राइस लेवल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंसी या कांस्टेंट प्राइस लेवल। हमने अजम्पशन ली थी ना कॉन्स्टेंसी और प्राइस के, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली विच टेंड्स टू रेज द डिमांड फॉर फैक्टर्स बट देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज टू मीट द डिमांड। लगातार जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी मगर उनकी सप्लाई एक हद तक ही बढ़ सकती है, जिसकी वजह से प्राइजेस तो बढ़ेंगे। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइजेस विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन।
तो एक तरफ तो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए, फिर प्राइसेस कांस्टेंट क्यों ले लिए। फिर क्लोज्ड इकॉनमी, जैसा कि इन्होंने एजम्पशन ली थी, द मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लोज्ड इकॉनमी बट दिस इज unreal because underdeveloped countries are open rather than closed economies in which foreign trade and aid play significant role in increasing the growth rate. तो अगर हम मान के चलेंगे ये अंडर डेवलप इकॉनमी के ऊपर मॉडल लगेगा जो बाद में डेवलप हो जाएगा, तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को ही डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादातर क्लोज्ड इकॉनमीज़ नहीं होती, ओपन इकॉनमीज़ होती हैं क्योंकि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं. नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक assumptions. Another weakness of the model is that it is based on certain assumptions which do not hold good in the present era. जैसे कि the technical neutrality does not fit in the dynamic process of growth. टेक्नोलॉजी तो लगातार बढ़ रही है और इन्होंने मान लिया कि भाई टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. ग्रोथ मॉडल becomes irrelevant if factors like these are taken to be neutral. अगर टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल मान के चलने लगे तो फिर तो होगी ग्रोथ, फिर तो कहाँ हो पाएगी ग्रोथ. The assumption of closed economy, laissez-faire, free market system, price stability and neglect of institutional forces are all unrealistic and this makes the economy static. ये सारी चीज़ें जो इन्होंने कांस्टेंट मान ली हैं, इसकी वजह से तो मॉडल का बैंड बज गया क्योंकि ये चीज़ें तो कांस्टेंट होती नहीं है या फिर ये laissez-faire वगैरह नहीं हो पाता. नेक्स्ट, न्यूट्रलिटी टू पॉलिसी implications. It does not suggest any fiscal or monetary policy for economic development. पूरे के पूरे मॉडल में ऐसा तो बताया ही नहीं कभी कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. प्रोफेसर के कुरिहारा is of the opinion that Mrs. John Robinson's model is not capable to introduce the fiscal and monetary policy parameters. कुरिहारा जो थे प्रोफेसर, उनका ये मानना था कि जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन है उनका मॉडल इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके किस तरीके से तरक्की होगी देश की या कंट्री की वो बता सके. नेक्स्ट, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मॉडल लेज मोर एम्फेसिस ऑन मटेरियल कैपिटल बट इग्नोर्स द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. मटेरियल कैपिटल, मशीनें, पैसा, इसी के पीछे जोर है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं है पूरे के पूरे मॉडल में. द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कैपिटल आर एजुकेशन, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग एट्सेट्रा, बेसिकली स्किल्स के ऊपर फोकस है. कार्ल मार्क्स एम्फेसाइज द रोल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इन द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल. कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने लेबर प्रोडक्टिविटी को काफ़ी जोर दिया और कहते कैपिटल को एक्यूमुलेट होना है तो ह्यूमन कैपिटल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है. ह्यूमन कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा. तो आपको तो पता है स्किल्स बढ़ाने के लिए इन पे पैसा लगाना ही जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको कह देते हैं. दिस मॉडल गिव्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट एम्फेसाइजेज द एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल वाइल नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. पूरा का पूरा जो इनका जो मॉडल है वो फिजिकल कैपिटल के ऊपर बेस्ड है, ना कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर. नेक्स्ट, लो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन रिलेशन टू पोटेंशियल ग्रोथ. Generally, underdeveloped countries are backward due to shortage of capital accumulation, then potential growth ratio and have surplus labor force. तो बेसिकली जो कैपिटल एक्यूमुलेशन की जो स्पीड होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो कम होती है. उस हिसाब से जब कैपिटल आएगा ही नहीं तो लेबर फोर्स का उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है. नेक्स्ट आ जाता है नो रोल ऑफ स्टेट. गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं की पूरे मॉडल में. इन मिसेस जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल द रोल ऑफ स्टेट हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ पिक्चर. पूरे मॉडल में कोई बात नहीं की. इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इट इज़ प्रिकेरियस to rely solely on private entrepreneurs for attaining the stable growth in them with the requirements of a growing population and rapidly changing technology. कि लगातार ये जो अनस्टेबिलिटीज़ आ रही हैं, लगातार ये जो माहौल ऊपर नीचे हो रहा है, उस माहौल में हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि भाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज़ नो टेक्निकल प्रोग्रेस. पूरी की पूरी मॉडल में यही एज्यूम किया है कि टेक्नोलॉजी गिवन है और उसमें कोई चेंज नहीं आता. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ नो टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल प्रोग्रेस बट in a dynamic setting where the technical progress is inherent, technical coefficients of production can no longer remain fixed. तो पूरा का पूरा मॉडल इसी पे बेस्ड है कि जो टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट रहेगी और टेक्निकल कोफिशिएंट्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, जैसा कि नहीं होता क्योंकि डायनेमिक इकोनॉमी में लगातार जो टेक्नोलॉजी उसमें चेंजेस आते रहते हैं. आई होप ये मॉडल आपको पसंद आया होगा. अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.